नमस्कार बच्चों आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे जो क्षारीय मिट्टी है उस क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए जो जैविक सुधारक लेते हैं। जैविक सुधारक देखो, इससे पहले हमने क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए जो भौतिक विधियां काम में ली जाती है उनके बारे में हमने पढ़ा है, और जो रासायनिक विधियां काम में ली जाती है उनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जैविक सुधारकों के बारे में ही चर्चा करेंगे कि जैविक सुधारक कौन से होते हैं, किस प्रकार से ये क्षारीय मिट्टी को सुधारते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैविक सुधारक एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैविक सुधारक कौन से पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। और हम जानते हैं कार्बनिक पदार्थों को अगर हम सड़ाते हैं, गलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एक अम्ल बनता है H2CO3 जिसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और H2CO3 कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखो, अगर मिट्टी के अंदर अम्ल बन गया तो अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बना लेते हैं, और लवण अगर अम्ल क्षार से क्रिया कर लेंगे और लवण बना लेंगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्षारीय मिट्टी में क्या होता है, कले जो मिट्टी का कण होता है उसके ऊपर सोडियम आयन होते हैं। क्षारीय मिट्टी में कले के ऊपर सोडियम आयन होते हैं, और जब हम इसके अंदर कार्बनिक अम्ल बना देंगे, ये देखो मिट्टी है, कले यानी मिट्टी का कण है, इस मिट्टी के कण के ऊपर सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम प्रधान मृदा होती है वो क्षारीय होती है, तो जब कले के ऊपर सोडियम आयनों का निर्माण हो जाएगा तो क्षारीय मिट्टी। अब इन सोडियम आयनों को हम हटा दें, है ना, इस मिट्टी के कण से अगर सोडियम आयन को हटा देंगे, सोडियम आयन को हटा देंगे और उसके स्थान पर H+ आयन को ले आएंगे तो मिट्टी की क्षारीयता दूर और मिट्टी के अंदर कुछ अम्लीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे। यानी जैसे ही कले के अंदर कार्बनिक अम्ल जाएगा तो ये कार्बनिक अम्ल है वो सोडियम को हटाकर H+ आयन उत्पन्न कर लेगा, यानी सतह के ऊपर H+ आयन आ जाएंगे, और जो सोडियम आयन होते हैं वो इस कार्बोनेट से CO3 से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, किस प्रकार से हमें याद करना है, एग्जाम में किस प्रकार से हमें इनके आंसर देने हैं। देखो, जैविक सुधारक कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से CO2 तथा H2CO3 का निर्माण होता है जो मृदा की क्षारीयता को कम करते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे ही सड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा जो मृदा की क्षारीयता को कम करता है। ठीक है, जैविक सुधारकों को कार्बनिक सुधारक भी कहते हैं, ये लाइन याद रखना है, जैविक सुधारकों को कार्बनिक सुधारक भी कहते हैं। अब कार्बनिक सुधारकों के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो आते हैं गोबर की खाद, है ना। गोबर की खाद तो हम जानते हैं, जो गोबर की खाद देते हैं वो हमेशा क्षारीयता को, और ये गोबर की खाद तो अम्लीयता को भी दूर करने के काम में आती है। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी अम्लीय है तो गोबर की खाद दो, बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो गोबर की खाद दो। सीरा, फ्रेशमंड, हरी खाद और फसलों के अवशेष, है ना, जो फसल को काटने के बाद में अनावश्यक फसलों के जो अवशेष रह जाते हैं वह अवशेष भी मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने में काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरा तथा फ्रेशमंड का संगठन। यानी ये सीरा क्या होता है, फ्रेशमंड क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। सीरे के अंदर कार्बोहाइड्रेट 60 से 70%, सीरा या फ्रेशमंड होता है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 60 से 70%। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ये जैसे गन्ना है, सिरका है, उन फसलों के अवशेष ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 60 से 70% होता है, पोटास होता है 4 से 5%, चूना होता है 2%, नाइट्रोजन होता है 0.5% और सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है 0.5%। सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है 0.5%, है ना। ठीक है, सीरा तथा फ्रेशमंड का संगठन, सीरा तथा फ्रेशमंड का संगठन अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है 60 से 70%, 60 से 70%, पोटास होता है 4 से 5%, चूना होता है 2%, नाइट्रोजन होता है 0.5% और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है 0.5%। ये सीरा का संगठन है। अगर सीरे को भी खेत के अंदर मिला दिया जाता है तो वहाँ की क्षारीयता दूर हो जाती है। हरी खाद तथा फसलों के अवशेष, है ना। हरी खाद में मुख्य रूप से ढेंचा व जंत्र आता है।
ढेंचा याद रखना, इसका क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। हरी खाद में मुख्य रूप से ढेंचा व जंत्र आता है। ढेंचा के कोशिका रस का pH 4 होता है, ये याद रखो। अब हमने खेत में ढेंचा बो दिया है, ढेंचा एक प्रकार की घास ही होती है ना, और उसकी कोशिकाओं के रस का pH 4 है। अब ढेंचा बोया है, फिर उस ढेंचे की फसल को हम उसी मिट्टी में मिला दें, है ना, यानी बुआई कर दें, घास है, ढेंचा घास है खेत में और हम बुआई कर देंगे, तो बुआई कर देंगे तो वो ढेंचा घास है वो उसी मिट्टी में मिल जाएगा। और ढेंचा है उसकी कोशिकाओं का pH 4 होता है। अगर कोशिकाओं का pH 4 होगा तो मिट्टी कैसी होगी, मतलब जो क्षारीय मृदा थी उसका pH 8 या 8 से ज़्यादा था। अब उसके अंदर हमने pH 4 वाला यौगिक मिला दिया है तो pH में तो कमी आएगी ही ना, है ना, यानी क्षारीय मिट्टी की जो क्षारीयता है वो कम हो जाएगी तथा ये क्षारीय मिट्टी में आसानी से उगाई भी जा सकती है। अब ये भी एक इसका विशेष पॉइंट है, ढेंचा होता है उसको क्षारीय मिट्टी में आसानी से उगाया भी जा सकता है ना, ढेंचे को क्षारीय मिट्टी में आसानी से उगाया भी जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग क्षारीय मृदाओं को सुधारने हेतु किया जाता है। ढेंचे का उपयोग क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। लवणीय और क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे हम, ठीक है, लवणीय और क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन। तो लवणीय व क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन से मतलब होता है कि जैसे हमने लवणीय मिट्टी को एक बार सुधार लिया या क्षारीय मिट्टी को हमने एक बार सुधार लिया, तो एक बार सुधारने के बाद में वो तो कुछ ही महीनों बाद में, कुछ साल बाद में वापस लवणीय हो जाएगी, वापस क्षारीय हो जाएगी, है ना। तो वापस लवणीय और क्षारीय होने से बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयत्न तो करने होंगे, तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रबंधन, है ना। लवणीय और क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन मतलब लवणीय और क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन किस प्रकार से करें, लवणीय और क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे, है ना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, लवणीय व क्षारीय मृदाओं को सुधारने के पश्चात यदि उनका प्रबंधन ठीक से, लवणीय या क्षारीय मृदाओं को सुधारने के बाद में यदि उनका प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाए तो ये मृदाएं पुनः क्षारीय और लवणीय हो जाती है ना। लवणीय और क्षारीय मृदाओं का अगर प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाए तो ये मृदाएं पुनः क्षारीय एवं लवणीय हो जाती है। लवणीय मृदाओं के प्रबंधन में निम्न क्रियाएं होती है, खेत की तैयारी और जुताई की विधियां, यानी खेत की तैयारी किस प्रकार से करें और जुताई या बुआई की विधियां किस प्रकार से हो। तो खेत को हमेशा समतल रखना चाहिए, लवणीय मिट्टी के लिए खेत को हमेशा समतल रखना चाहिए जिससे कि संपूर्ण खेत में पानी एक समान रूप से वितरित हो। अच्छी तरह से याद रखना कंडीशन क्या है, अगर आपने लवणीय मिट्टी को सुधार लिया है, क्षारीय मिट्टी को सुधार लिया है, तो उसका प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे कि वो अधिक दिनों तक या अधिक सालों तक लवणीय और क्षारीय ना बने। तो इसके लिए हमें खेत को समतल रखना चाहिए जिससे कि पानी खेत के अंदर समान रूप से वितरित रहे। मृदा की जुताई उपयुक्त नमी की मात्रा होने पर ही करनी चाहिए तथा मिट्टी की जुताई मिट्टी को पलटने वाले हल से करना चाहिए, जिसे आम भाषा में एरा भी बोलते हैं, एरा काटते हैं ना, मिट्टी को पलटते हैं, तो उस प्रकार से हम खेत की जुताई करना चाहिए। तो याद रखना खेत को समतल रखें ताकि पानी एक समान रूप से और मिट्टी पलटने वाले हल से ही जुताई करनी चाहिए। क्यारी की तैयारी, क्यारी की मेड़ पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, बीज मेड़ के उत्तरी ढलान पर बोने चाहिए क्योंकि दक्षिणी ढलान की ओर से वाष्पीकरण अधिक होने से लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। अब देखो ये कितनी अच्छी बात कही है, आप याद रखना इसको। अब अगर आप भी खेती करते हो और खेत के अंदर अगर आप इसी प्रकार की तैयारी करोगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। देखो इधर मैं लिख देता हूँ पूर्व और ये पश्चिम है, पूर्व पश्चिम, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब देखो पश्चिम लिख देता हूँ ना, ये पूर्व से पश्चिम सॉरी दोस्तों, पूर्व से पश्चिम। अब आपने ये मेड मतलब डोली मेड लगा दी, ये मेड है मोटी सी, ये मेड लगा दी, है ना। अब सूर्य इधर होता है ना, सूर्य भाई, सूर्य जैसे पूरब से उदय होता है और ऐसे चलता चलता पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है सूर्य। तो सूर्य की किरणें, ये मेड है, मेड पे इस दिशा में पड़ेगी सूर्य की किरणें, और सूर्य की किरणें इस दिशा में आएगी तो पानी है वो इधर आएगा, इस मेड में जो पानी है वो इधर आएगा,
और इस मेड में जो पानी है वो इधर आएगा, तो पानी अपने साथ जो लवण होते हैं उन लवणों को भी ले आता है। तो बीज हमें इस दिशा में बोने चाहिए, इस दिशा में बीज, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीज हमें इस दिशा में बोने चाहिए, है ना, जिससे कि क्या होगा, ये जो लवण है वो इस ढलान पे, इस तरफ जो ढलान होगा, है ना, जिसे दक्षिणी ढलान कहते हैं, इस ढलान के ऊपर आ जाएंगे, जबकि इधर की मिट्टी में से लवण इधर निरंतर जाते रहेंगे लवण जाते रहेंगे, तो यहाँ पे लवणों की सांद्रता कम रहेगी। लवणों की सांद्रता कम रहेगी तो इन बीजों के ऊपर लवणों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात बताई गई है कि बीज हमें, देखो मेड हमें यानी डोले हमें पूर्व से पश्चिम दिशा में और उत्तरी ढलान के ऊपर उत्तर दिशा के अंदर हमें बीज बोने चाहिए, क्योंकि पश्चिमी दिशा में, ये दक्षिणी दिशा से वाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण लवणों की सांद्रता इस दिशा में अधिक रहती है ना। तो क्यारी को तैयार करना और रोपण की विधि याद रखना। सिंचाई, लवणीय मृदाओं में प्रवाहित सिंचाई करनी चाहिए, है ना, फुहारा सिंचाई नहीं करना चाहिए। क्यारियाँ बनाकर उनमें पानी भर की सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रवाह सिंचाई से विलेत लवण मृदा के नीचे के संस्तरों में, अब बहुत अधिक पानी भर देंगे तो पानी से क्या होगा, पानी जैसे जैसे मिट्टी की गहराई में जाएगा अपने साथ जो लवण है उनको भी लेकर चला जाता है, तथा सिंचाई के मध्य अंतराल भी कम रखना चाहिए। ऐसे भाई 5-5 दिन, जैसे सामान्य मिट्टी में हम अगर हम 10 दिन बाद में सिंचाई कर रहे हैं तो लवणीय मिट्टी में हमें 6 या 7 दिन बाद में ही सिंचाई करनी होती है। तो सिंचाई का जो अंतराल है, समय अंतराल है, वो भी हमें कम रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बता सकते हो सिंचाई का अंतराल भी हमें कम रखना चाहिए। सस्य संबंधी क्रियाएं, है ना, सस्य संबंधी क्रियाएं ये क्या होती है, इनको भी हम देखते हैं। सस्य संबंधी क्रियाओं को, है ना, लवण प्रतिरोधी फसलों का चुनाव करना चाहिए। हमें ऐसी फसल बोनी चाहिए जो लवणों के प्रति प्रतिरोधी है, यानी लवणों के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं अंकुरण की। देखो अंकुरण क्या है, फसल का चुनाव करते समय अंकुरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अंकुरण मतलब जब फसल उगने लगती है, प्रारंभ होने लगती है, तब की बात है। मोटे धान वाली फसलें अच्छे लवण प्रतिरोधी होती है। धान की फचेती किस्म अच्छी होती है, यानी अगर धान की फसल बोनी है लवणीय मिट्टी में तो धान की फचेती फसल बो, और अगर लवण प्रतिरोधी कोई फसल है तो वो होती है मोटे दाने वाली फसलें। तो मोटे दाने वाली फसलों को हमें खेत में अच्छी तरह से बोना चाहिए। लवण सहिष्णु फसलें उगाना, जिन लवणीय मृदाओं की सुधार नहीं जा सकता है, अब मिट्टी है और लवणीय है उसको सुधारा नहीं जा सकता है, तो उस मिट्टी के अंदर हमें वो ऐसी फसल बोनी चाहिए जिससे उस मिट्टी के ऊपर लवण का कोई प्रभाव ना पड़े। बीजों का उपचार करना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए। बीज का हमें पहले ही उपचार करना चाहिए ताकि उस बीज को जब वो बीज उगे तो उसके ऊपर लवण का प्रभाव ना हो। तो बीज को बोने से पहले यदि बीज को लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो बीज लवण के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। जैसे मनुष्य को किसी रोग से बचाना है तो उसको पहले ही टीका लगा दिया जाता है, जैसे चेचक का टीका है, पोलियो का टीका है, वो पहले ही लगा दिया जाता है ना बच्चे को जन्म से, ताकि इसके आगे चलकर चेचक, पोलियो वगैरह ये रोग ना बने, है ना। तो उसी प्रकार से बीज का पहले ही उपचार कर लेना चाहिए। तो बीज के उपचार के लिए जो लवण का घोल बनाकर उसी लवण के विलयन में डुबोकर बीज को सुखाकर फिर बोना चाहिए। धान के बीज के लिए 0.1% लवण के विलयन को डुबोना चाहिए। लवणीय मृदाओं में फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फसल चक्र होता है फसलों को अदल बदल कर बोना, है ना, और फसल चक्र का एक चार्ट भी दिया हुआ है, वो भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जैसे धान सरसों का फसल चक्र, एक बार धान एक बार सरसों, धान जौ का, धान ढेंचा बरसीम का, ढेंचा चुकंदर का। तो जो चार्ट है उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें फसल चक्र का अपनाना चाहिए। इसमें दे रखा है फसलों में क्षार सहिष्णुता, है ना, अति संवेदनशील यानी ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, मतलब अभी हमने सोडियम की सोडियम अगर कले के ऊपर जो सोडियम आयन होता है उसी से तो हम कहते हैं क्षारीय। तो अति संवेदनशील, अगर क्षारीय मतलब क्षारीयता थोड़ी कम है तो नींबू संतरा, क्षारीयता थोड़ी ज़्यादा है तो सेम, और ज़्यादा है तो चावल जई इनका, और ज़्यादा है तो गेहूँ कपास रिंज का, और भी ज़्यादा अगर क्षारीय है तो रोडस घास आदि को उगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
अगले लेक्चर में हम खाद और उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से खाद और उर्वरक भी मिट्टी को अच्छा बना देते हैं, और सिंचाई जल की गुणवत्ता के बारे में भी पढ़ेंगे कि सिंचाई जल क्या होता है। सिंचाई जल अगर पानी ही खारा है तो फिर उसका प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।